हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और जैसा कि आप सबको पता है कि यार जेई ने अपना जो है मेंस ने अपना जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और आपको पता है कि दो स्थितियां हो रही हैं, कुछ को खुशी कुछ को गम। तो हम दोनों की बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक आप देखना, क्योंकि दोनों के लिए ही मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ की खुशी। तो जिन बच्चों की खुशी, यानी कि जिनका जेई मेंस के अंदर आज जो रिजल्ट आया है उसके अंदर क्वालिफाइड हो गए हैं वो जेई एडवांस के लिए, प्लस जिनका अच्छा रैंक आ गया है एनआईटी के लिए, उनके लिए बात करते हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड कर लेना है कि अगर आप जेई मेंस क्वालिफाइड हो गए हैं तो आपको जेई एडवांस देना है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि सर हमारा तो जस्ट क्वालिफाई हुआ है, या हम कैटेगरी की वजह से क्वालिफाई कर पाए हैं, या मैं तो सिर्फ बॉर्डर लाइन पर ही हूँ, मेरा तो 94 परसेंटाइल ही आया है या 96 ही आया है, तो क्या मैं दूं जेई एडवांस या नहीं दूं, या मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्लस ये भी डाउट आ रहा है कि सर मेरे को प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, प्लस क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, इस टाइम पर कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, गाइडलाइंस ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जितना सोचा था उससे कम एक्सपेक्टेशन से आया है मेरा परसेंटाइल। ठीक है, मैं तो जस्ट क्वालिफाइड हुआ हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, इन सब बातों का जवाब मैं एक एक करके यहाँ देने वाला हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी तरीके। सबसे पहले कि क्या मुझे जेई एडवांस देना चाहिए, मेरा सिर्फ बॉर्डर पे ही हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा यस। सबसे पहला आंसर आपको लिखना है यस, आपको जेई एडवांस देना चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चों की अच्छा परसेंटाइल आ गया है उन्हें तो देना ही है। दोनों को तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जेई एडवांस तो देना है, ये तो क्लियर हो गया। देखो, हर साल एक रूल होता है जेई एडवांस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कई सारे बच्चे देने ही नहीं जाते। ठीक है, हर बार ऐसा होता है, लगभग 2,40,000 से 2,50,000 में जेई एडवांस सेलेक्ट होता है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो देने ही नहीं जाते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जेई मेंस क्वालिफाइड हो चुके हैं, एडवांस के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो आपको एडवांस देना चाहिए, क्योंकि एडवांस खुद कह रहा है कि आप क्वालिफाइड हैं, आप दे सकते हैं। अब आप देखो, आज 25 है और अगला 25, यानी कि एक महीना हमारे पास है, 30 दिन। 30 दिन के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 घंटे एवरेज, तो मेरे हिसाब से आपके पास 300 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना है। मैक्सिमम की बात हम करते हैं तो 13.5 घंटे करते हैं, जिसमें से हम ये कहते हैं 4.5 घंटे फिजिक्स, 4.5 घंटे केमिस्ट्री और 4.5 घंटे मैथ्स आपको पढ़ना होता है। इसके अंदर आप वेरिएशन कर सकते हैं 10 से 15% का। जो टॉपिक आपके वीक हैं उनको आप अच्छा कर सकते हैं, जो टॉपिक अच्छे हैं उनमें थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप वेरिएशन कर सकते हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, आप इसमें बढ़ा सकते हो, किसी को 5 से 5.5 कर सकते हो, किसी को 3.5 भी कर सकते हो, किसी को आप अपने हिसाब से चैप्टर वाइज भी वेरिएशन कर सकते हो डे बाय डे। ठीक है, तो 300 घंटे आपको पढ़ना है, 13.5 घंटे हम बोलते हैं वैसे तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम करना क्या है, तो देखो सिंपल सी बात, आपको सबको हर जगह जहां पढ़ रहे होंगे किसी हमने एक प्लानर दिया हुआ होगा। आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करने वाले हैं, आप उस प्लानर को बिल्कुल एज इट इज फॉलो करने वाले हैं। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगा कि आप उस प्लानर को एज इट इज फॉलो ना करें। उस प्लानर के अंदर आप अपना प्लानर बनाएं। अपना प्लानर कैसे बनाएं कि पहला रूल, टेस्ट आपको हर संडे देना ही है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, टेस्ट आपको संडे को देना ही है, चाहे आपकी परसेंटेज कुछ भी आ रही हो। आपको जिनको बच्चों को जेई एडवांस के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं, 35% लानी है सिर्फ। अगर आप 35% लाते हैं तो कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो जेई एडवांस के नेचर को भी समझना पड़ेगा। 35% में कट ऑफ हो जाता है और लगभग 24% ही जाता है मेनली कट ऑफ। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ कई बार तो 12-12 नंबर जाता है। तो इंडिविजुअल कट ऑफ जो है वो 12-12 नंबर जाती है, यानी कि आपको आप देख सकते हो कितने कितने सवाल सही करने हैं। जेई एडवांस की एक खास बात आपको याद रखनी कि पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। ठीक है, 2 पेपर होंगे, तो आपको 9 से 12 और आपको यहां पर 2.5 से 5.5 के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को फोकस्ड करना है। आपको यही टाइम टेबल ध्यान रखना है जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्हीं दोनों टाइम के अंदर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ्स की हो। आपका फोकस यहाँ पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर जब जाएंगे तो आपको बॉडी एक नहीं होना चाहिए, बैक एक नहीं होना चाहिए, हेड एक नहीं होना चाहिए, फोकस अच्छा होना चाहिए, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए, और
सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पेपर देने का उस समय। तो अगर आपने अपनी बॉडी को इन 2 टाइमिंग के हिसाब से तैयार नहीं किया तो सबसे बड़ी गलती क्या होगी, आपका वहां पर फोकस नहीं होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप। फोकस जैसे ही हटेगा फोकस, आपका जो है वो सिली मिस्टेक हो जाएगा, और जेईई एडवांस में सिली मिस्टेक के लिए कोई जगह नहीं होती है। क्लियर। कई सारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम और हुई होगी कि सर हम लोगों ने छोटी सी गलती कर दी, अगर मैं मेंस के अंदर सर थोड़े बहुत फॉर्मूले और देख जाता, सर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर जाता तो मेरा परसेंटाइल बढ़ जाता, कम से कम 5 से 7 सवाल मेरे ऐसे थे जो मैं और कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं उस समय पढ़ ही नहीं पाया, मेरा मन नहीं किया, या मैं कैजुअल हो गया। तो उसका नुकसान तुम्हें आज मिल रहा है। आज जब रिजल्ट आया और आपने देखा तो आपको मिल रहा है कि काश मैं ये कर लेता तो मैं 5 से 6 सवाल और सही हो जाते। तो ये गलती अब एडवांस में नहीं करना, इंसान को हमेशा अपनी गलतियों से सीखना है। ये समझ गए बात को? तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसलिए अब मैं जो आपको समझा रहा था, कस्टमाइज आपको अपना सिलेबस बनाना है। तो हर संडे आप टेस्ट देंगे, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में होंगे, संडे को जो टेस्ट होगा वो फुल सिलेबस होगा। अब गलती क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे उनके पैटर्न को। मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमें ये फोकस करना है कि 35% पर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हमें अपने पूरे सिलेबस को, जितने भी चैप्टर है उन्हें A, B, C में डिवाइड कर लो। A में उनको रखो जो आप कर लें अगर, तो आपसे हो जाएगा और सवाल भी सही कर लोगे। A में आपको उनको रखना है जो आपसे हो जाएंगे और सवाल भी सही कर लोगे। ठीक है, समझ गए बात को? बी में उन्हें रखना है जिनमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा और आप करोगे तो शायद हो जाए, और सी में हो जो कि नहीं हो सकते, मेरे पास टाइम भी नहीं और मेरे से होंगे भी नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे को आता ही नहीं क्योंकि 1 महीना बहुत कम टाइम बचा है और एडवांस लेवल का मैं इनको नहीं कर सकता। तो सी वालों को सबसे पहले स्टार्ट नहीं करें, सबसे पहले ए को करें। हर संडे जब टेस्ट होगा तो आप अपना जो है वो सिलेबस ऐसा बनाएं कि इसमें डेली ये ए वाले फिल कर दें चैप्टर्स। ठीक है, ताकि जब यहां पर जो परसेंटेज आए वो अगले वाले टेस्ट के अंदर इंप्रूव हो जाए और इस 7 दिन में आप कस्टमाइज स्टडी कर सकें, वो स्टडी जो आपको नहीं आते थे चैप्टर उनकी करिए। अगर आपने रेंडमली कुछ भी करना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो, आपको भी पता है जैसे फिजिक्स में आप जो 7 दिन में करने वाले हो, आपके अलग चैप्टर होंगे, आपके दोस्त के अलग होंगे, आपके किसी और दोस्त के अलग होंगे, तो A, B, C 3 अलग अलग चैप्टर्स होंगे। हाँ या ना? तो अलग अलग चैप्टर्स होंगे, तो इस वजह से क्या होगा, इंडिविजुअल फोकस्ड होकर के आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपका कितना बेनिफिट होगा आप सोचो। कस्टमाइज स्टडी करनी पड़ेगी। इन 7 डेज में कागज पे लिख दो कि मेरे को ये टॉपिक अच्छे करने हैं, क्योंकि आपका एनालिसिस तो अगले संडे के टेस्ट में आ ही जाएगा। फिर ये तो संडे के इस टेस्ट में आप हर बार ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले ए वालों को ही करते जाएंगे हर संडे को। जब ए वाले खत्म हो जाएं तो आप उस हफ्ते में आप बी वाले पे शिफ्ट होंगे। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी कस्टमाइज स्टडी होती है जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, इसके साथ प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी करनी है। ठीक है, अब एक डाउट आता है कि सर प्रैक्टिस किसकी करें? प्रैक्टिस देखो, पहला तो होता है PYQs की करें। अगर ये आपके किए हुए हैं तो फिर आप अपने एडिशनल जो एक्सरसाइज आपके पास होती हैं जिसमें मल्टीपल, ठीक है, मैच द कॉलम, ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और इंटीजर सवाल हों, तो ये वाले आपको जरूर करने हैं। अगर आपने ये वाले सवाल करने शुरू कर दिए हैं प्रैक्टिस में, जो आपके पास बुक्स हो या आपके पास कोई मटेरियल हो या आपकी एक्सरसाइज हो, शीट की कोचिंग का कोई मटेरियल हो, उसमें यही वाली एक्सरसाइज आप करें और एक PYQs जरूर दें और संडे का टेस्ट आप जरूर देते रहें। ठीक है, पढ़ाई के टोटल आवर्स मैंने बता दिए। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम में आपको हमेशा 6 बजे उठना है और 11 बजे सो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 बजे तक आपको उठने की आदत डालनी पड़ेगी कि 9 बजे सेंटर पे जाना है। देखिए, ये एडवांस है, यहाँ पर कंटेंट नहीं चलता है, यहाँ पर क्वालिटी चलती है। तो आपको क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके दिमाग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए, आप खुश होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, तो आप उसकी डेप्थ को समझ पाएंगे। सारे सवाल नहीं करने हैं, कुछ ही सवाल करने हैं। कुछ बच्चों को ये नेगेटिविटी होती है कि सर मैथ्स बहुत टफ आता है, सर हमसे तो होता ही नहीं है, मैथ्स बहुत लेंदी आता है, सर हमसे तो होगा ही नहीं, जेईई के तो सवाल बहुत टफ आते हैं, हमसे तो होंगे ही नहीं। मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि वो तब होता है जब आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना हो, वो तब होता है जब AIR 1 लानी हो। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली बात करें तो 35 से लेकर के 55%, मतलब 0 से 35 की बात करें तो पेपर बहुत आसान होता है। बस आप उसे अटेम्प्ट कर लें स्ट्रेटेजिकली तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। 35 से 55 जाते हैं तो थोड़ा सा आपको टफ होना शुरू होता है। ठीक है, तो 35 से 55 के अंदर तो बी वाले हो गए,
35 से 55 तक आपको थोड़ा सा टफनेस आएगा जिसे आप जेईई एडवांस कह रहे हैं। तो अब दिमाग लगाओ कि हमारा अगर टारगेट हम सिर्फ 0 से लेके 55% तक लाते हैं और 55 में से हमारा 40, 45, 42, 48% बन जाता है तो हमें एक डिसेंट कॉलेज मिल सकता है आईआईटी के अंदर। तो अभी आपको नर्वस नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, एडवांस का हवा क्रिएट नहीं करना है। यहां पर अगर आप स्ट्रेटेजिकली फॉलो करेंगे तो आप अगर सारे चैप्टर्स को इस तरह से आइडेंटिफाई करके इन 1 महीने में इतना अच्छे से कर लें कि ये सवाल जो सिंपल आए इनके वो आपसे हो जाएं, तो आपका जेईई में सिलेक्शन हो सकता है। ये स्ट्रेटजी आपके बहुत काम आएगी क्योंकि मैंने काफी सारे आईआईटी के टॉपर्स को ये सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं जिसकी की वजह से वो लास्ट मोमेंट पे जेईई कॉलेजेस में आज बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपको लगता है कि नहीं सर हमसे तो फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो उन बच्चों के लिए बच्चों की रिक्वेस्ट पर एक मेंटरशिप सेशन लाया गया है। मेंटरशिप सेशन में मैं आपका जूम सेशन लेता हूं, आपके पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, टॉपर्स इंटरेक्शन होता है, टेस्ट पेपर एनालिसिस होता है, प्रॉपर टाइम टेबल बताया जाता है, टाइम टेबल का वैलिडेशन किया जाता है, आपसे आपकी पूरी की पूरी दिन की जो दिनचर्या है वो पूछी जाती है और आपको एक टाइम टेबल सेट दिया जाता है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा जाता है और जेईई एडवांस के अंदर जितने भी अच्छे टॉपिक्स होते हैं वो बताए जाते हैं कि आप इन्हें पढ़ें। ऐसा करने से आपकी प्रॉपर एक गाइडेंस हो जाती है। ये मेंटरशिप पेड मेंटरशिप होती है जो बच्चों के लिए लाई गई है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भर देना, आपकी मेंटरशिप आज से चालू हो जाएगी तुरंत। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जेईई एडवांस को टाइम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अब जो आपको पता है कि ये मेंस से एंटायरली डिफरेंट है, जेईई एडवांस और मेंस एंटायरली डिफरेंट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काम आएगी स्ट्रेटजी, क्योंकि स्ट्रेटजी ही आपको क्रैक करा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत बारीक बारीक चीजें भी आपका नुकसान कर देती हैं। तो आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर पाथ चाहिए, क्योंकि अगर आप जेईई एडवांस के कॉलेज में पहुंच गए तो आपको पता है आपकी लाइफ एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी, आपकी लाइफ एंटायरली बदल जाएगी। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपरली सीरियसली जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक।